नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है फिटनेस फ्रीक। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए इस किस्से का हिस्सा। अभी हाल फिलहाल में हमने शिमला और मनाली की कुछ तस्वीरें देखी। वो सच में डराने वाली थी। कोरोना के कहर के चलते जिस तरह की भीड़ इन सब जगहों पर जुटी हुई थी, उसे देखकर कहीं ना कहीं मन में डर लग रहा था। ये किस्सा जो हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं, ये किस्सा शिमला शहर का है, पर उस समय का शिमला शहर आज के शिमला शहर से बहुत अलग था। 80, 90 और लगभग 2000 पहुँचते पहुँचते शिमला शहर बदलने लगा था। लेकिन तब तक इस शहर में ना तो इतनी भीड़ भाड़ थी और ना ही ट्रैफिक। आज का ये किस्सा हमें पंकज भार्गव ने भेजा है। पंकज भार्गव मीडिया से जुड़े हुए हैं और एक जाना पहचाना चेहरा है। और एक ख़ास बात ये भी है कि वो मेरे भाई भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस किस्से से जुड़ाव बहुत गहरा है। बात उस समय की है जब पंकज भार्गव शिमला के गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में पढ़ा करते थे। या यूं कहें कि अभी उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था। परिस्थितियां कुछ इस तरह की थी कि जिस समय पंकज भार्गव ने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसी समय उनका परिवार दिल्ली चला गया, जिसमें मैं भी शामिल था। तो हम सब लोग दिल्ली चले गए क्योंकि पापा की ट्रांसफ़र हो गई थी। लेकिन पंकज भार्गव क्योंकि अब कॉलेज के छात्र थे, तो उन्हें लगा ये अच्छा मौका है शिमला में रह के कॉलेज की पढ़ाई करने का, और इसके अलावा फिर उन्हें अकेले रह मौज मस्ती करने का समय भी मिलेगा। जैसे ही आप कॉलेज में पहुंचते हैं, कुछ एक चीज़ें आपके साथ ख़ास तौर पर हो जाती हैं। एक तो आप खुद को बहुत इंडिपेंडेंट महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि अब जाकर आज़ादी मिली है तो इस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। दूसरी बात यह कि कॉलेज में पहुंचते ही आप अपने व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी सजग हो जाते हैं। आप बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, इसके लिए आप अपने चेहरे के रंग रूप पर विशेष ध्यान भी देते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप फिटनेस फ्रीक भी हो जाते हैं। 90 के दशक में फिटनेस को लेकर जिम या दूसरी फिटनेस शेड्यूल या रिजीम को करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं हुआ करता था। लेकिन हाँ, फिटनेस के नाम पे भागना दौड़ना, खेल कूद या फिर बेसिक एक्सरसाइजेज जिनमें पुशअप, पुलोवर्स या स्क्वाट्स लगाने होते हैं, उन सब की तरफ आपका ध्यान जाता था। आपको ये लगता था कि आपकी कम से कम अपर बॉडी तो ऐसी होनी चाहिए कि बाकी लोग उसे देखकर रश करें। तो पंकज भार्गव साहब भी पढ़ाई के साथ, कॉलेज के साथ साथ फिटनेस की तरफ भी थोड़ा ध्यान देने लगे थे। जब भी समय लगता, पुशअप, स्क्वाट्स और दूसरी एक्सरसाइजेज अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर ही लिया करते थे। शिमला में जिस जगह हमारा घर है और जिस समय की ये बात हो रही है, अगर उन दोनों को एक साथ मिलाएं तो वो काफ़ी सुनसान इलाका था। ये इलाका सुनसान इसलिए भी है क्योंकि ये घर एक रिजर्व्ड एरिया में है। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि जंगल के बीच एक छोटी सी कॉलोनी या मोहल्ला है तो गलत ना होगा। देवदार के पेड़, सुनसान सड़क और नाम मात्र का ट्रैफिक या भीड़, तो कुल मिलाकर ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। बहुत से मौक़ों पर जब आप इस तरह की जगह पर होते हैं तो आपको रात को ये जगह डराती भी हैं, और फिर अगर आप अकेले हों तो डर ज़्यादा लगता है। पर चूंकि ये हमारा घर था और पंकज इसी घर में पले बड़े हैं, तो उन्हें कोई ख़ास डर तो नहीं था अपने घर को लेकर। पर हाँ, जब रात बिरात कभी सुनसान रास्तों पर जाना पड़े तो कहीं ना कहीं मन में संशय रहता है। तो अब घर वाले सब दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। पापा की नौकरी वहाँ थी और हम तब छोटे थे, तो हमें तो माँ बाप के साथ जाना ही था। पंकज भार्गव को मौका मिला कि वो शिमला के अपने इस घर में, जिस जगह को हाइडवेल कहते हैं,
अकेले रह कॉलेज के ज़िंदगी का मज़ा उठा सकें। शुरुआती दिनों में अकेले रहना काफ़ी अच्छा लगता है। आपके सब यार दोस्त आपके साथ आ जाते हैं, अकेला घर सभी फ्रेंड्स का अड्डा बन जाता है। फिर पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद मौज मस्ती सभी घर में होती है। दिक्कत रहती है शायद खाना बनाने की या साफ़ सफाई करने की, तो फिर जब तक यार दोस्त रहते हैं आपस में काम साझा कर लिया जाता है। और बहुत से मौक़ों पर ऐसा लगता है कि आप बाहर ही से कहीं अपने खाने का इंतज़ाम कर ले ताकि खाने की सरदर्दी ना रहे। कुछ एक दिन तक तो ये सब ठीक ठाक चलता है और आपको ऐसा करना अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर जैसे जैसे समय निकलता रहता है यार दोस्त भी अपनी घर की जिम्मेवारियों या दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में हर रोज़ आपके दोस्त आकर आपके साथ रुकें या आपके साथ सारा समय व्यतीत करें, ऐसा संभव भी नहीं है। तो पंकज ने भी धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि अब यार दोस्त जो है वो अपने अपने काम और अपने अपने घर में व्यस्त हो गए हैं। तो एक समय के बाद वापस उन्हें घर अकेले आना पड़ता था और घर में अकेले ही रुकना पड़ता था। ऐसे में खाने पीने की व्यवस्था या घर की साफ़ सफाई की जिम्मेवारी भी सब पंकज पर आ गई, साथ में पढ़ाई भी चल रही थी। ये वो समय भी था कि जब शिमला में नाम मात्र का ट्रैफिक हुआ करता था। आपको जहाँ भी जाना होता था आप पैदल ही जाया करते थे। और दोस्तों ये पैदल चलना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अक्सर आप अपने समय की दूरी अब गूगल मैप से पूछकर उसके बारे में जानकारी जुटा लेते हैं, या फिर आपको मालूम है कि आपका ड्राइविंग टाइम या अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो कितना समय लगेगा किसी जगह पर पहुंचने में। पर जब सब जगह आपको पैदल जाना होता है तो आपके कदमों की स्पीड डिसाइड करती है कि आप कितने समय में उस जगह पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में अक्सर आप अनुमान भी उसी तरीके से लगाते हैं। हाइडवेल जिस जगह पर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया एक रिजर्व एरिया है, तो वहाँ से आपको मेन शहर तक आने में समय लग ही जाता है। ऐसे में आप हाइडवेल से चढ़ कैनेडी हाउस पहुँचते हैं जहाँ हिमाचल की विधानसभा भी है, और फिर कैनेडी हाउस से एक रास्ता मॉल रोड की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता आपको लेकर काट रोड जाता है जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा बहुत रहता है। मॉल रोड पर उस समय गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। आज भी ये सीमित है पर उस समय बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। और एक समय के बाद शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद जब अंधेरा गहरा जाता है, कैनेडी हाउस से हाइडवेल तक का रास्ता बिल्कुल सुनसान हुआ करता था। शिमला के साथ कुछ एक दिलचस्प बातें दोस्तों और हैं। अक्सर शिमला में आपको जगह जगह पर रेन शेल्टर्स दिखाई देंगे। ब्रिटिश राज करने के साथ साथ शिमला को बहुत सारी सौगातें भी दे गए। उनमें बहुत सी एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सीलेंस का नमूना भी आपको वहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा रेन शेल्टर और कुछ एक बेंचेस भी हैं जहाँ पर आप बैठकर आराम कर सकते हैं। और रेन शेल्टर्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि शिमला का मौसम अक्सर मानसून के समय लगातार बारिश का रहता है। तो ऐसे में बारिश से बचने के लिए ये रेन शेल्टर्स बढ़िया काम करते हैं। कैनेडी हाउस पर भी एक बड़ा रेन शेल्टर है। और जब आप शिमला में रहते हैं और पैदल सब जगह पर जाना होता है तो आप बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। आपको ये मालूम होता है कि कौन सा रेन शेल्टर या कौन सा बेंच किस जगह पर है। ऐसे में अगर आप चलते चलते थक जाएं तो बेंच पर बैठ कुछ देर सुस्ता लें, और अगर गलती से बारिश ज़ोर पकड़ ले तो आपको ये भी मालूम है कि दौड़कर किस रेन शेल्टर तक पहुंचा जा सकता है। रेन शेल्टर्स के अलावा उस समय के शिमला की एक खास बात और थी। अक्सर शिमला के बहुत से हिस्सों में हरियाली बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। खासतौर पर हाइडवेल जाने वाला रास्ता तो बिल्कुल जंगल का रास्ते की तरह था। तो ऐसे में रेन शेल्टर्स के अलावा बहुत से ऐसे कॉर्नर्स या कोने थे जहाँ पर पेड़ों के चलते या पेड़ों की ब्रांचेस के चलते एक गुफानुमा स्ट्रक्चर बन जाया करता था। ये एक तरह की गुफा रहती थी जो सड़क के किनारे ही होती थी। तो अगर बारिश जोर पकड़ ले और आपके आसपास रेन शेल्टर ना हो तो आप दौड़कर उस गुफा में छुप जाएं, और अगर बारिश कम हो जाए तो फिर निकलें और अपनी राह चल पड़ें। हर किसी लोकल आदमी के जहन में
इस तरह के सभी स्पॉट्स, रेन शेल्टर्स और ये सब बिल्डिंग्स हुआ करती थी जहां आप बारिश से बच सकते थे, और हम सबको ये मालूम भी रहा करता था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, कॉलेज की पढ़ाई होती रही, दूसरी एक्टिविटीज़ भी चल रही थी, फिटनेस पे जोर भी हो रहा था। लेकिन फिर पंकज को ये लगने लगा कि पढ़ाई के साथ साथ, घर की साफ सफाई के साथ साथ खाना बनाना काफ़ी मुश्किल का काम है। अगर आप अकेले हैं तो एक बड़ा घर संभालना, साथ में अपने लिए खाना बनाना और उसके अलावा एग्ज़ाम्स और कोर्सेज़ की तैयारी करने में काफ़ी समय ज़ाया होता है। तो ऐसे में पंकज ने घर फ़ोन लगाया तो माँ बाप ने पंकज से बताया कि देखिए, खाने की चिंता आप छोड़ें, आप ऐसा करें कि किसी कैंटीन से बात करें जहाँ पर आप कम से कम डिनर खाकर आ जाएं। लंच की व्यवस्था तो कॉलेज में हो सकती है, ब्रेकफास्ट आप कुछ भी ब्रेड बटर अंडा ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो उसमें कोई ख़ास समस्या की बात है नहीं। हाँ, डिनर की समस्या है तो डिनर के लिए किसी कैंटीन से आप कांटेक्ट करें और वहीं पर खाना खा वापस घर आकर पढ़ाई में ध्यान लगाएं। शिमला में कालीबाड़ी मंदिर है। जितने भी बंगाली जो शिमला में रहते हैं या टूरिस्ट, और शिमला में बंगाली टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, उनके लिए कालीबाड़ी मंदिर का परिसर जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे प्राचीन काली माता का मंदिर तो है ही, माँ काली के मंदिर होने के साथ साथ इसी परिसर में टूरिस्ट्स के लिए, ख़ासतौर पे वो टूरिस्ट जो बंगाली हैं और बोंगे समिति से जिनका किसी तरीके का संबंध है, उनके लिए यहाँ पर कमरों की व्यवस्था भी है। ऐसे में बहुत से टूरिस्ट जो बंगाल से आते हैं वो आकर कालीबाड़ी में ही रुकते हैं, क्योंकि एक तो ये पवित्र जगह है, उन्हें माँ काली के दर्शन भी हो जाते हैं, दूसरा यहाँ पर कमरों की व्यवस्था है तो ठहरने का इंतज़ाम भी यहीं हो जाता है। अब चूँकि यहाँ पर कमरे बना दिए गए हैं तो उन कमरों में लोगों को सर्विस देने के लिए, खाना या दूसरी सुविधाओं के लिए एक कैंटीन भी बना दी है। हालांकि ये किसी छोटे रेस्टोरेंट की तरह है, पर इसे सभी कैंटीन की तरह जानते हैं और यहाँ पर तीनों समय का खाना मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कैंटीन जो चलाते थे, उस कैंटीन के मालिक शिमला में हमारे पड़ोसी हैं। तो ऐसे में हालांकि पड़ोस में रहने वाले हमारे ये बंगाली नेबर्स ने पंकज से कहा कि तुम खाने की व्यर्थ चिंता करते हो, तुम तो रोज़ यहाँ आकर खाना खा सकते हो, और इस तरह के संबंध थे भी। छोटा सा मोहल्ला था, सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी थे। तो ऐसे में रात में आप जाकर किसी के घर खाना खा सकते हैं, पर ये एक लंबे अंतराल के लिए नहीं हो सकता। आप ऐसा कुछ दिन के लिए कर सकते हैं। हालांकि पड़ोस में रहने वाले हमारे बंगाली नेबर्स ने पंकज से कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये भी तुम्हारा घर जैसा है और तुम यहाँ खाना खा सकते हो। फिर पंकज ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि मेरे लिए ज़्यादा सहूलियत इस बात को लेकर रहेगी कि मैं बाहर से खाना खाकर आ जाऊँ और फिर घर आकर पढूँ और सो जाऊँ, तो आप मेरी व्यवस्था कैंटीन में कर दीजिए। हमारे पड़ोसी जो एक कैंटीन चलाते हैं, उन्हें हम प्यार से दादा कहा करते थे। तो दादा ने पंकज से कहा कि ठीक है, अगर अब तुम नहीं मान रहे हो और ज़िद है तो ठीक है, तुम कैंटीन में आ जाया करो और कैंटीन में खाना खा, फिर वापस घर आ, अपने बाकी काम कर लिया करो। तो ये तय हो गया। दिक्कत सिर्फ ये थी कि शाम को घर से निकलकर कालीबाड़ी तक जाने में करीबन आधा घंटा से 40 मिनट लग जाया करते थे। बहुत से मौक़ों पर तो पंकज ने अपनी रूटीन में इसको इस तरह शामिल किया कि वो कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद, कॉलेज अटेंड करने के बाद दोस्तों के साथ मॉल रोड पर ही मिलने का कार्यक्रम बना लिया करते थे। अक्सर शिमला के बहुत से लोकल जो हैं, उनके लिए मॉल रोड एक मीटिंग पॉइंट की तरह है। सभी यार दोस्त मॉल रोड पर एक दूसरे को मिल जाते हैं और वहीं पर घूम फिर कर फिर अपने अपने घर चले जाया करते हैं। मॉल रोड से जब आप वापस हाइडवेल की तरफ आते हैं, हमारे घर की तरफ आते हैं, तो कालीबाड़ी मंदिर जो है, ये कालीबाड़ी का परिसर बीच में है। तो ऐसे में पंकज के लिए ये काफ़ी एफिशिएंट सोल्यूशन था। कॉलेज जो कि संजोली में हुआ करता था, वहाँ से चलकर मॉल रोड पहुँचिए, मॉल रोड में दोस्तों के साथ तफरीह कीजिए और उसके बाद घर पहुँचने से पहले शाम को रुक के कालीबाड़ी में डिनर करें और डिनर करने के बाद फिर घर पहुँचें। तो फिर ये
सिलसिला चल निकला। धीरे धीरे ये एक रूटीन बन गया और ये पंकज के लिए काफ़ी सहूलियत भी थी, क्योंकि अब उन्हें खाने की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब वो कॉलेज नहीं जाया करते थे या किसी कारण से कॉलेज में छुट्टी रहा करती थी, उस दिन फिर शाम को घर से निकलकर कालीबाड़ी जाना एक अलग कवायद हुआ करती थी। बहुत से मौक़ों पर पंकज को लगता था कि अभी तो सुस्ती आ रही है, आलस आ रहा है, तो चलिए आज डिनर स्किप करते हैं, कुछ भी छोटा मोटा ब्रेड खा के, टोस्ट खा के डिनर को निपटा लिया जाए। लेकिन फिर आप ज़्यादा समय के लिए ऐसा कर भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं भूख आप पर हावी होती है। ऐसे में 6, साढ़े 6, 7 बजे निकलकर पंकज कालीबाड़ी की तरफ जाया करते थे। कालीबाड़ी जाने के लिए आप हाइटवेल से निकले, हाइटवेल से निकलकर ऊपर सड़क पर आए, सड़क से चलते हुए फिर आप कैनेडी हाउस आए और कैनेडी हाउस से फिर आप मॉल रोड की तरफ चलें तो फिर कालीबाड़ी परिसर आ जाता है। पूरी की पूरी दिक्कत घर से निकल कैनेडी हाउस तक पहुंचने की थी, क्योंकि वो बिल्कुल सुनसान हुआ करता था और वहाँ पर किसी भी तरह की आवाजाही ना तो लोगों की ना वाहनों की रहा करती थी। कैनेडी हाउस पहुँचने के बाद कालीबाड़ी तक के रास्ते में काफ़ी लोग मिल जाया करते थे, क्योंकि ये काफ़ी चलता हुआ रास्ता है, यहाँ से बहुत सी जगहों को जाया करता है। और वो उस समय की बात है जब अक्सर लोग पैदल ही हुआ करते थे। तो इस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स भी थी। कैनेडी हाउस से उतर हाइटवेल आने के रास्ते पर, क्योंकि ये जंगल का रास्ता था, हालांकि सरकार ने स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी पर अक्सर ये ख़राब हुआ करती थी। तो ज़्यादा रात होने पर कैनेडी हाउस से घर या घर से कैनेडी हाउस तक के रास्ते में थोड़ा डर लगा करता था। और इस रास्ते में ज़्यादा कुछ था भी नहीं उस समय। घर से निकल आप ऊपर आएँ तो ऊपर एक खादी ग्राम उद्योग का ऑफिस है, जो कि एक बिल्डिंग है, और रात को ये बिल्डिंग भी एकदम सुनसान हुआ करती है। वहाँ से निकलकर फिर आप एक लंबे मोड़ पर आते हैं। उस मोड़ से नीचे की तरफ एक पुरानी कॉटेज हुआ करती थी और उस मोड़ पर एक बड़े से देवदार के पेड़ पर एक छोटी सी नेम प्लेट लगा करती थी, जिस पे लिखा हुआ करता था ज्वाला कॉटेज। तो इसे ज्वाला कॉटेज का मोड़ कहा जाता था। ज्वाला कॉटेज मोड़ से आप अगर सीधे रास्ते को देखते तो आपको सामने कैनेडी हाउस दिखाई देता था, जो कि एक बड़ा चौक है और जहाँ पे लाइट्स भी रहती हैं, कई बार पुलिस का पिकेट भी रहता है और वहाँ पे रेन शेल्टर भी है। और ज्वाला कॉटेज से कैनेडी हाउस का ये जो डिस्टेंस है करीबन 150 से 200 मीटर का रहा करता था। और इसी रास्ते पर अगर आप घर से आ रहे हैं कैनेडी हाउस की तरफ तो राइट हैंड साइड पे एक गुफानुमा स्ट्रक्चर था, जो कि पेड़ और पेड़ की शाखाओं ने बनाया था, जहाँ पर बारिश पड़ने की स्थिति में आप रुककर शेल्टर ले सकते थे। और जब आप इस रास्ते पर चल रहे होते थे तो अक्सर आपको इस रास्ते पर उस गुफा में खड़े कुछ लोग बतियाते या धूम्रपान करते दिखाई भी दिया करते थे। जितने भी लोग शिमला के हैं, जिन्होंने शिमला में अपना बचपन गुजारा है और इस तरह के इलाकों से गुजरे हैं जहाँ पे रात को काफ़ी सुनसान हो जाते हैं जो एरियाज़, वो ये बात जानते हैं कि अक्सर अपने डर को मिटाने के लिए हम बहुत सी चीज़ें किया करते हैं। एक तो हम पूरे रास्ते की कैलकुलेशन करते हैं। हमें मालूम होता है कि इस रास्ते में कौन सी जगह पर आपको किसी बिल्डिंग की लाइट दिखाई देगी, कौन सी जगह पर आपको कुछ लोग मिल सकते हैं। बहुत से मौक़ों पर दूर से आती एक रोशनी भी आपको बहुत बल दिया करती थी। तो ऐसे में जैसे ही आप सुनसान रास्ते पर पहुंचते थे, आप तेज़ कदमों से या कई बार दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंच जाना चाहते थे जहां पर या तो लाइट हो या फिर आपको डर कम लगे। पंकज भी अक्सर यही ट्रिक आजमाया करते थे। ऐसे ही एक शाम कॉलेज की छुट्टी के दिन पंकज को शाम को डिनर के लिए कालीबाड़ी मंदिर जाना था। बहुत देर तक पंकज इस उधेड़-बुन में था कि आज डिनर के लिए जाया जाए या ना जाया जाए, पर फिर कहीं किसी पहर भूख लगने लगी तो पंकज को लगा कि छोड़िए साहब, घर में ब्रेड का डिनर नहीं हो सकता है, तो चलिए कालीबाड़ी चलकर जल्दी से खाना खाया जाए और फिर वापस आ जाए। उस समय हल्की शाम थी जब पंकज कालीबाड़ी की ओर निकला। कालीबाड़ी जाने के लिए घर से निकल 2 रास्ते हुआ करते थे। एक रास्ता जिसमें आप थोड़ी चढ़ाई का सामना करते हैं
और चढ़ाई पूरी कर करके आप कालीबाड़ी मंदिर पहुंचते हैं। और दूसरा रास्ता वो है जो आपको मॉल रोड की तरफ ले जाता है और आगे चलकर आप थोड़ा सा डिटूर लेकर वापस कालीबाड़ी की तरफ आते हैं। जैसे ही पंकज कालीबाड़ी के परिसर में जाने के लिए उस जगह पर पहुंचा जहां से 2 रास्ते जाते हैं, तो पंकज को लगा कि ऐसा है कि अभी तो बहुत जल्दी है, डिनर करने का अभी कोई ऐसा मन है नहीं, तो ऐसा किया जाए कि पहले मॉल रोड जाया जाए और देखा जाए कि दोस्त यार कुछ मिल जाए तो थोड़ी तफरी की जाए और फिर वापसी में डिनर कर घर आया जाए। और चूंकि अब घर से निकल ही गए हैं तो शायद ये एक बढ़िया प्लान हो सकता है। शिमला की एक खास बात ये भी है कि अगर आपको अपने दोस्तों से मॉल रोड पर मिलना है तो आप कोई प्लान नहीं बनाते, आप बस अपने दोस्तों को ये कह देते हैं कि चलिए मॉल रोड पर मिलते हैं। और मॉल रोड पे फिर कुछ एक फिक्स जगहें हैं जहाँ पे आपको आपके दोस्त या बाकी जो भी आपके चिर परिचित लोग हैं वो मिल ही जाते हैं। अक्सर मॉल रोड पर एक सिरे से दूसरे सिरे चक्कर लगाते आपको कोई ना कोई आपकी जान पहचान का मिल ही जाता है। तो ऐसे में पंकज को भी यही लगा कि आज भी कोई ना कोई दोस्त तो कॉलेज का मॉल रोड पर मिल ही जाएगा, तो पहले मॉल रोड चला जाए। और फिर अब घर से निकल ही चुके हैं तो ऐसे में जल्दी घर जाके भी क्या किया जाएगा, तो पंकज ने ऐसा किया ही। मॉल रोड पर पहुंचा, टाउन हॉल की सीढ़ियों पर कॉलेज के अपने दोस्त मिल ही गए। और फिर जब दोस्त मिल जाएं और मॉल रोड का पूरा माहौल जिस तरह का है, तो फिर आपको समय का कोई ध्यान रह नहीं जाता। अक्सर जब आप अपने दोस्तों से कहते हैं ठीक है अब मैं चलता हूं, तो दोस्त कहते हैं चलिए एक राउंड और लगा लिया जाए और उसके बाद निकला जाए। और ऐसा करते भी हैं आप सब लोग। पंकज ने भी वही किया। 6 साढ़े 6 का समय था जब वो कालीबाड़ी परिसर में जाने के लिए निकले थे और अब वो मॉल रोड पहुंच चुका था। मॉल रोड दोस्तों के साथ तफरी करते हुए घूमते हुए कब समय ज़्यादा हो गया पंकज को मालूम ही नहीं हुआ। फिर जब यार दोस्तों ने भी याद दिलाया कि उन्हें भी अपने घर जाना है, तो पंकज को याद आया कि साहब अब तो देर हो चुकी है, चलिए घर वापस जाया जाए। मॉल रोड से पंकज वापस निकला और अब जैसा कि मैंने आपको बताया आते समय भी मॉल रोड से 2 रास्ते हैं। स्कैंडल पॉइंट शिमला का एक चर्चित लोकेशन है, जगह है। वहाँ से एक रास्ता बड़ी घड़ी की तरफ होता हुआ हमारे घर की ओर जाता है और दूसरा रास्ता वो है जो ग्रैंड होटल की ओर से कालीबाड़ी होता हुआ फिर आपको नीचे लेकर आता है। तो पंकज ने दूसरा रास्ता लिया, स्कैंडल पॉइंट से राइट ले वो ग्रैंड होटल की ओर चल पड़ा। ग्रैंड होटल से होता हुआ कालीबाड़ी मंदिर और फिर कालीबाड़ी मंदिर में पहुंचकर कालीबाड़ी मंदिर की मेस या कैंटीन पहुंच गया। कैंटीन में हमारे पड़ोसी दादा मौजूद थे। पंकज को देख के हालांकि उन्होंने कहा कि आज तुम बहुत लेट आए, तो पंकज ने कहा हाँ मैं दोस्तों के साथ मॉल रोड पर था और उसमें मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही थी, तो मुझे लगा कि पहले मॉल रोड घूम लिया जाए और फिर डिनर करके घर वापस जाया जाए। जिस समय पंकज कालीबाड़ी मंदिर पहुंचा उस समय लगभग रात के 9 बज चले थे। फटाफट डिनर परोसा गया, पंकज ने डिनर ख़त्म किया। डिनर ख़त्म करते करते पंकज को लगा कि देरी अब काफ़ी हो चली है। चिंता कालीबाड़ी से निकल कैनेडी हाउस पहुंचने की नहीं थी, चिंता कैनेडी हाउस से हाइडवेल घर तक पहुंचने की थी, जो कि तकरीबन कैनेडी हाउस से 500 से 700 मीटर है। हालांकि छोटा रास्ता है, लेकिन रात को सुनसान जगह, सुनसान रास्ता, जंगल के बीच से होती हुई सुनसान सड़क पर 500-700 मीटर का डिस्टेंस भी पैदल चलने के लिए काफ़ी है। डरने के लिए साहब एक क्षण काफ़ी होता है, ये तो फिर 700 मीटर की बात है। तो खाना खाते खाते पंकज के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। हालांकि वो हाइडवेल में रहा, पला बड़ा शिमला में, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से भयभीत था, पर कहीं ना कहीं शिमला में जब आप अंधेरी रात में सफ़र करते हैं तो आपके मन में इस तरह के विचार आते हैं, क्योंकि शिमला में इस तरह की कहानियाँ भी बहुत हैं कि आप जंगल में सुनसान सड़क पर थे, आपको कोई दिखाई दिया, कुछ मिल गया। ख़ास तौर पर हाइडवेल और हाइडवेल के आसपास के इलाकों में इस तरह की कहानियाँ, किस्से काफ़ी चर्चित भी रहे हैं और आप बचपन से उन कहानियों को सुनते आए हैं। अपने मन में उस तरह की कहानियाँ के विचार भी आते हैं, आप उधेड़ बुन में भी रहते हैं। तो पंकज डिनर करता करता, हालांकि थोड़े संशय में था,
पर फिर उसे लगा कि देखिए साहब, किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के को अगर ये सोचते हुए या कहते हुए देखा जाए कि उसे डर लग रहा है या किस तरह का संशय है, तो शायद ये ठीक बात नहीं है। और फिर इतनी फिटनेस और इंडिपेंडेंस की बात करने की क्या ज़रूरत है अगर आपके मन में कहीं ना कहीं डर है। तो ऐसे में आप खुलकर इन सब बातों के बारे में किसी को बताते भी नहीं। पंकज ने सोचा चलिए निकलने से पहले एक बार दादा से पूछा जाए कि अगर दादा भी घर वापस जाएंगे इसी समय तो कुछ देर रुक के दादा के साथ ही जाया जाए। तो पंकज ने घुमा फिराकर दादा से पूछा कि चलिए साथ ही घर चलते हैं, आप घर कब जाएंगे। तो जिस पर दादा ने कहा कि देखिए, मैं तो वैसे भी काफ़ी देर से घर जाता हूँ और आजकल तो काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है और अक्सर टूरिस्ट बहुत लेट डिनर करते हैं, तो ऐसे में जब तक कि मेस या कैंटीन का पूरा काम खत्म ना हो जाए, मेरे लिए इस जगह को छोड़कर जाना मुश्किल है। तो तुम ऐसा करो, तुम निकलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। तो ये प्लान तो साफ ध्वस्त हो गया। फिर दादा ने एहतियात के तौर पे पंकज से पूछा कि तुम्हारे पास कोई टॉर्च या लाइट है। तो पंकज ने कहा हाँ, टॉर्च मेरे पास है। साहब, ये वो भी समय था जब टॉर्च इस तरह की जगहों पर, इस तरह के इलाकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हुआ करती थी। आज आपके पास फ़ोन है जिसमें लाइट है और आप लगभग देख रहे हैं कि टॉर्च का अस्तित्व ही ख़त्म हो गया है। लेकिन शिमला में पुराने घरों में आपको बहुत तरह की टॉर्च दिखाई भी देगी। तो पंकज ने दादा से कहा कि मैं अब निकलता हूँ, टॉर्च मेरे पास है और चिंता की कोई बात नहीं, मैं तो रोज़ इस रास्ते पर जाता हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं घर पहुँचता हूँ, आप पीछे से आ जाइए। दादा से विदा ले अब पंकज हाइडवेल घर की ओर निकल पड़ा। कालीबाड़ी से उतराई उतर, स्टेट बैंक की बिल्डिंग के पास से होते हुए, फिर एजी ऑफिस के पास से होते हुए, विधानसभा को पार करते हुए पंकज कैनेडी हाउस पहुंच गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कैनेडी हाउस जो है, वहाँ तक आपको लोग और भीड़भाड़ दिखाई देती है। भीड़भाड़ तो नहीं कहेंगे, हाँ कुछ एक लोग आपको दिखाई देते हैं। और क्योंकि इस पूरे रास्ते पर रोशनी है तो ये रास्ता आपको डराता नहीं है, आपको किसी भी अलग तरह के विचार यहाँ पर नहीं आते। बहुत से मौक़ों पर शिमला में बच्चे अक्सर कैनेडी हाउस पर खड़े हो इस बात का भी इंतज़ार करते थे कि अगर कोई दूसरा राहगीर मिल जाए जो उस रास्ते पर आ रहा है तो उसके साथ निकल लें। ऐसे में कई बार उन्हें इंतज़ार करते हुए देखा भी जाता था। पंकज ने भी रेन शेल्टर की तरफ उम्मीद भरी नज़र से देखा कि शायद कोई व्यक्ति वहाँ इंतज़ार कर रहा हो, वो उसके साथ निकल पड़े, पर वहाँ कोई भी नहीं था। फिर पंकज ने थोड़ा रुककर ये देखने की कोशिश की कि कोई दूसरा राहगीर आ जाए जो अनाडेल रोड पर या हाइडवेल की तरफ जा रहा हो, तो उसके साथ निकल लिया जाए। कैनेडी हाउस से जब हम हाइडवेल की ओर जाते हैं तो हाइडवेल से आगे ये रास्ता अनाडेल जाता है, जहाँ पर आर्मी का एक इस्टेब्लिशमेंट है। इसके अलावा हिमाचल बिजली बोर्ड का दफ्तर भी उसी रास्ते पर है। और फिर कर्नल साहब की कोठी के अलावा एक आध गाँव हैं जो कि दूर दराज तक फैले हुए हैं, पर इन गांव में इतनी रात को कोई नहीं जाता, बिकॉज बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लोग जानवरों के अलावा दूसरी चीज़ों पर भी विश्वास करते हैं। तो ऐसे में गांव के लोग तो अक्सर समय पर अपने घर पहुंच जाया करते हैं, पर इक्का दुक्का लोग दिखाई देते हैं जो कि HPSCB के ऑफिस या दूसरी बिल्डिंग्स की तरफ जाते हैं। पंकज के भाग्य में ऐसा कोई भी राहगीर आज था नहीं। फिर पंकज ने सोचा छोड़िए साहब, इन सब बातों पे क्या विचार करना है, घर तो जाना ही है। तो पंकज ने कैनेडी हाउस से हाइडवेल का अपना सफ़र शुरू किया। कैनेडी हाउस से निकलकर 200 मीटर की दूरी पर वो पेड़ है जहाँ से नीचे ज्वाला कॉटेज का रास्ता जाता है और उस पेड़ पर ज्वाला कॉटेज का बोर्ड लगा हुआ है। और उससे पहले अब चूँकि वो कैनेडी हाउस की तरफ से आ रहा था तो लेफ़्ट साइड पर वो गुफानुमा स्ट्रक्चर भी है। जैसे ही पंकज वहाँ से उतर उस गुफानुमा स्ट्रक्चर पर पहुँचा, या जो गुफानुमा जगह थी उस पर पहुँचा, उसे लगा कि वहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। अक्सर उस जगह पर आपको कुछ एक लोग दिखाई पड़ जाते थे, कुछ लोग जो बारिश से बचने के लिए वहाँ पर रुकते हैं, या कुछ लोग जो आपस में बतियाने के लिए या धूम्रपान करने के लिए छुपकर उस जगह पर खड़े रहते थे।
तो इसमें कोई असाधारण बात तो थी नहीं। पर जिस तरह ये व्यक्ति बैठा हुआ था, पंकज उसको लेकर अब क्यूरियस हो गया, क्योंकि ये व्यक्ति लगभग स्क्वाट पोजीशन में बैठा हुआ था, और पंकज क्योंकि फिटनेस पे उसका भी ध्यान था तो वो स्क्वाट पोजीशन समझता था। दूसरी बात ये कि व्यक्ति ने अपने दोनों हाथों से अपने सर को ढककर घुटनों पर टिकाया हुआ था, एक तरह से उकड़ू पोजीशन में बैठा हुआ था, जिसे कहते हैं स्क्वाट पोजीशन। और उसका फेस भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने अपने बाहों से ढककर फेस को अपने घुटनों पर टिकाया हुआ था। अक्सर जब आपको किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होता है तो आप कुछ एक तरीकों से ऐसा करने की कोशिश करते हैं। सड़क के एक और गुफा में ये व्यक्ति उकड़ू बैठा हुआ था और पंकज सड़क के दूसरी तरफ चल रहा था। जैसे ही ये पंकज इस व्यक्ति के पैरेलल पहुंचा, दूर से वो इस व्यक्ति को देख रहा था। क्योंकि अंधेरा था और टॉर्च की सीमित रोशनी थी, और दूसरी तरफ आप टॉर्च की सीधी रोशनी किसी पर डालते भी नहीं हैं, तो पंकज को ये तो पता लगा कि कोई व्यक्ति उकड़ू बैठा है, पर उस व्यक्ति का ना तो उसे फेस दिखाई दे रहा था, ना पूरी तरह से समझ आ रहा था कि व्यक्ति कौन है। कहीं ना कहीं मन में थोड़ा डर भी था। तो व्यक्ति के पास पहुंचते पहुंचते पंकज ने ये कोशिश की कि इस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया जाए, ताकि वो फेस उठाए तो शायद कोई जान पहचान का आदमी हो। डरने के बजाय फिर तो इस व्यक्ति से थोड़ा आपको ढांढस भी बंधेगा। तो पंकज हल्का सा खांसा, एक बनावटी खांसी जैसा आप किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। उधर से कोई जवाब नहीं आया। पंकज ने एक बार फिर कोशिश की। इस बार पंकज की कोशिश का रिजल्ट आया। पंकज जिस तरह से खांस कर उस व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, उस व्यक्ति ने भी बिना अपना चेहरा ऊपर उठाए उसी स्क्वाट पोजीशन में बैठे हुए पंकज की खांसी का जवाब अपनी खांसी से दिया। लगभग जैसे खांस कर पंकज अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था अपनी तरफ उसका, वैसे उस व्यक्ति ने भी खांस कर पंकज का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। थोड़ा सा रुककर पंकज ने फिर टटोलने की कोशिश की और एक बार फिर खांस कर उस व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। पंकज को ये भी लग रहा था शायद उस व्यक्ति के खांसने की आवाज़ उसका भ्रम है, और शायद ये उसका दिमाग उसके साथ कुछ खिलवाड़ कर रहा है। दूसरी बार खांसने पर, थोड़ा ज़ोर से खांसने पर, फिर से उस व्यक्ति ने लगभग पंकज के ही स्टाइल में खांसी का जवाब खांसी से दिया। पंकज को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी। आमतौर पर अगर आप किसी को बुलाते हैं या किसी तरह का इशारा या आवाज़ करते हैं तो व्यक्ति आपकी तरफ देखता है, आपसे बात करता है या आपकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन ये व्यक्ति लगातार उसी पोजीशन में बैठे हुए पंकज की हर खांसी का जवाब अपनी खांसी से दे रहा था। पंकज को लगा कि देखिए ये कोई बढ़िया बात तो है नहीं, ऐसे में स्थिति से जल्दी निकला जाना चाहिए। तो पंकज ने उस व्यक्ति को अपनी स्क्वाट पोजीशन के साथ वहीं छोड़ आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। पंकज जैसे ही उस मोड़ पर पहुंचा जहां पे बड़े से पेड़ पर ज्वाला कॉटेज की तख्ती लगी हुई थी, पंकज के दिमाग में एक युक्ति आई। उसे लगा ज्वाला कॉटेज का ये मोड़ थोड़ा लंबा मोड़ है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक कोने से पूरे मोड़ पर घूमता हूँ और इस बीच उस मोड़ से मुझे पीछे देखने का अवसर मिलेगा और फिर मैं देखूंगा कि ये व्यक्ति पीछे क्या कर रहा है। अक्सर आप ऐसा ही करते हैं, क्योंकि अगर आप एकदम से पीछे मुड़कर देखने लगते हैं तो शायद ये बहुत ही, इसे एटिकेट नहीं कहा जाएगा, कर्टेसी कहती है कि आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सटल तरीके से कीजिए। तो पंकज ने ऐसे ही किया। ज्वाला कॉटेज के उस पेड़ के पास पहुंचते पहुंचते पंकज ने थोड़ा बड़ा मोड़ काटा और बड़ा मोड़ काट के उसने टॉर्च की रोशनी को थोड़ा सा पीछे कर ये देखने की कोशिश की कि वह व्यक्ति क्या अभी भी वही है, क्योंकि पंकज के जहन में कहीं ये ख्याल भी था कि शायद ये कोई शराबी है जिसने ज़्यादा शराब पी ली और शायद इसीलिए वहाँ बैठ वो अपने नशे को दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो पंकज ने जैसे ही उस गुफानुमा जगह पर अपनी टॉर्च की रोशनी डालने की कोशिश की जहाँ पर वह व्यक्ति स्क्वाट पोजीशन में बैठा था, पंकज ने पाया कि उस जगह पर कोई भी नहीं है। ये बड़ी हैरत की बात थी। बमुश्किल 4 या 5 सेकंड बीते होंगे
और अभी पंकज ने उसी जगह पर एक व्यक्ति को उकड़ू बैठे या स्क्वाट पोजीशन में बैठे देखा था, और अब जब वो पीछे मुड़कर देख रहा है तो वहां पर कोई भी नहीं है। स्थिति की नाजुकता समझते हुए पंकज को लगा कि यहां से तो सर पर पैर रखकर भागने में ही भलाई है। सुनसान रात में जंगल के इस रास्ते में अगर आपके साथ इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है तो ये डरने की बात तो है ही, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप वहाँ से भाग निकलें। तो पंकज ने भी कहा कि ऐसा ही करता हूँ, भागता हूँ और भागकर उस जगह पहुँचने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर ऊपर आर्मी के कुछ घर हैं, जहाँ से लाइट सड़क पर आती है और फिर खादी का ऑफिस भी है। तो पंकज ने भागने की कोशिश की और पंकज भागने लगा। अचानक भागते भागते पंकज को लगा कि उसके पीछे से बहुत तेज आवाज आ रही है। ये कुछ फुटस्टेप्स की आवाज थी जो लगातार तेजी से पंकज की ओर बढ़ रही थी। पंकज पूरी तरह से डरा हुआ था, लगभग पसीने में भीग रहा था। बहुत ही डरते डरते पंकज ने पीछे मुड़कर देखा। देखते ही पंकज की हवा निकल गई। कुछ देर पहले जो व्यक्ति उस गुफा के अंदर उकड़ू बैठा हुआ था स्क्वाट पोजीशन में, सर ढककर अपने घुटनों पर, और वापस मुड़ने पर जो नहीं दिखाई दिया था, वह व्यक्ति उसी स्क्वाट पोजीशन में तेजी के साथ पंकज के पीछे भागता हुआ आ रहा है। आप इमेजिन कीजिए साहब, कोई सीधा आपकी तरफ भागता आ रहा हो, आप शायद सुनसान रात में उस चीज से भी डर जाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति स्क्वाट पोजीशन में बाहों से अपने सर को ढककर घुटनों पर अपना सर रख कैसे इतनी तेजी के साथ भाग सकता है? सोचने समझने की शक्ति पंकज में थी नहीं। जितनी तेजी के साथ पंकज दौड़ सकता था, पंकज उतनी तेजी के साथ दौड़ा। आने वाले रास्ते में आर्मी के कुछ घर हैं, खादीग्राम का दफ्तर है। ये सब बातें पंकज को बिल्कुल नहीं सूझी। पंकज लगातार भागता रहा और सांस आकर उसने अपने घर के दरवाजे पर ही ली। क्योंकि ये रास्ता जाना पहचाना था तो इस रास्ते पे पंकज सर पर दौड़ता रहा। घर आकर बड़ी मुश्किल से पंकज ने घर का दरवाज़ा खोला, सब लाइटें जलाई, बिस्तर पर पड़ा और रजाई में मुंह रखकर सो गया। पूरी रात पंकज को बहुत तरह के ख्याल आते रहे, लेकिन चूंकि अब वो अपने घर में था, पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अब उसके मन में थोड़ा चैन था। बमुश्किल रात कटी। पूरी रात ये बात पंकज के जहन में रही। सुबह होते ही वो सबसे पहले पड़ोस में रहने वाले बंगाली अंकल आंटी के पास गया। दादा भी घर में थे। सुबह सुबह चाय की चुस्कियां ली जा रही थी। पंकज ने झट से पूरा किस्सा सुनाते हुए दादा से कहा कि दादा, आज मेरे साथ ये हुआ। पंकज ये भी जानना चाहता था कि दादा रोज़ उसी रास्ते से आते हैं, तो क्या दादा के साथ कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि दादा अक्सर कम बोला करते थे और जिस तरह का उनका शेड्यूल था वो रात को काफ़ी लेट आते थे, तो उनसे मिलना जुलना कम रहा करता था बच्चों का। दादा ने पंकज की पूरी बात सुनी और फिर पंकज से कहा कि देखो, वो जो व्यक्ति तुम्हें मिला वो व्यक्ति अक्सर मुझे इस रास्ते पर दिखाई देता है। अंकल की बात सुन के पंकज पूरी तरह सकते में आ गया। फिर दादा ने उससे कहा कि देखो, मैं तो ये माँ काली का लॉकेट पहनता हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मैं रोज़ इस रास्ते पर आता हूँ और कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो उकड़ू बैठकर चलने वाला भागने वाला व्यक्ति मुझे मिल ही जाता है। लेकिन जैसा कि तुम बता रहे हो, मेरे साथ कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अक्सर वो उसी गुफा के आसपास रहता है और मैं अपने रास्ते हो जाता हूँ और फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। इस हादसे के बाद पंकज को लगा कि औपचारिकताएं को छोड़ो,
फॉर्मेलिटीज़ को दरकिनार करो और अड़ोस पड़ोस अच्छा है साहब, डिनर का इंतज़ाम यहीं से किया जाए, बेहतर है। काली बाड़ी जा, कैंटीन में खाने का स्वप्न कभी बाद में पूरा कर लेंगे। यही नहीं, उस दिन के बाद पंकज ने खुद खाना बनाना भी शुरू किया और फिर ये क्रम इसी तरह चला। यार दोस्त जब मिले और पंकज के पास हाइडवेल उसके घर आए तो पंकज ने उनके साथ भी एक किस्सा शेयर किया। फिटनेस का भूत जवानी में कदम रखते ही हम सब पर छा जाता है। अक्सर पुश ओवर, पुल ओवर, स्क्वाट्स हम सब मारते हैं। इन सब दोस्तों ने मिलकर जब इस हादसे को थोड़ा लाइटली लेना शुरू किया तो इन लोगों ने उसी स्क्वाट पोजीशन में भागने की बहुत कोशिश की, पर एक भी दोस्त या पंकज उसमें कभी कामयाब नहीं हुआ। आज भी ये किस्सा कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारी महफिलों में सामने आ ही जाता है। अब वो भूत था या नहीं था ये बात अलग है, लेकिन सहूलियत के लिए जब ये किस्सा हम लोगों के साथ शेयर करते हैं या सुनाते हैं या पंकज कभी इस किस्से का बयां करता है तो इस भूत को फिटनेस फ्रीक ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये था किस्सा फिटनेस फ्रीक। कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव। अगर आपके पास किस्से हैं वो भी भेजिए और बने रहिए यूं ही किस्से का हिस्सा। नमस्कार।